इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ एहसान साहब, लॉ एक्सपर्ट हैं, उनसे ज़रा पूछेंगे। हाफिज़ साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मुझे ये बताइएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की फॉर्मेशन के बाद आपको क्या लगता है कि कितने अरसे में वहाँ पर मामला किसी लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ जाएगा, क्योंकि 1.5 साल में अब तक सिवाय इस केस के पेंडिंग पड़े होने के कोई चीज़ हमें दिखाई नहीं दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदिल, आपका शुक्रिया। आपने जो इंट्रो दिया है उसके अंदर एक जो चीज़ सामने आई है वो ये आई है कि एक पाकिस्तान का जो प्रोसिक्यूशन सिस्टम है या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम या आपका जुडिशल सिस्टम है, एक उसका एक्सपोज होना है, और दूसरा ये है कि 9 मई को जो इंसिडेंट हुआ वो पाकिस्तान क्या दुनिया भर के अंदर एक अनप्रेसिडेंटेड है। और ये भी अनप्रेसिडेंटेड है कि इतने मॉब्स ने पाकिस्तान की जो मुख्तलिफ इंस्टॉलेशन थी, जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन थी, जो नोटिफाइड एरिया था जहाँ पे पाकिस्तान मिलिट्री एक्ट का इतलाक़ होता है, वहाँ पे गए, और ना सिर्फ गए बल्कि वहाँ के ऊपर तोड़ फोड़ की गई। और उसके बाद यह है कि वहाँ पे जो शहदा की यादगारें थीं उनको आपने देखा कि किस तरह डिसरिस्पेक्ट किया गया। और साइमल्टेनियसली आपने ये देखा कि पाकिस्तान की जो आर्मी थी या लोग पाकिस्तान की फोर्सेस के जो इन जगहों पर डिप्लॉय थे, उन्होंने किस तरह सेल्फ रिस्ट्रेंट जो है उसका मुजाहरा किया कि कोई ऐसी चीज़ अब ना की जाए कि जिससे चीज़ें जो हैं वो और एग्जैजरेशन की तरफ चलना शुरू हो जाएं। तो ये तो एक उसका 9 मई का एक एस्पेक्ट है। दूसरा उसका एस्पेक्ट ये है कि जिस बुनियाद के ऊपर जाके इस सारी चीज़ को पॉलिटिकल नैरेटिव की तरफ लेके गया गया, उसकी एक प्रॉपर हिस्ट्री है, इसकी लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो ये है कि 1952 का जब मिलिट्री एक्ट आया तो उसके बाद 1968 के अंदर जो है पाकिस्तान के लॉ के अंदर अमेंडमेंट्स की गई मिलिट्री एक्ट के अंदर 2D1 और 2D12, जिसके अंदर जो रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिशल्स थे या आपके सिविलियंस जो थे, अगर मिलिट्री लॉज की वायलेशंस करते हैं या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशंस करते हैं या ऐसा सिविल ऑफेंस करते हैं जो इन क्रिमिनल मैटर्स के अंदर आता है, जो कंटोनमेंट्स है या आर्मी रिलेटेड है या नेशनल सिक्योरिटीज़ है, तो आप उनको ट्राई कर सकते हैं। और ये फिर मामला 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पाकिस्तान के जो फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे उन्होंने इसको प्रोटेक्शन दी, आर्टिकल 8 के अंदर इसकी एक्सेप्शन दी गई और शेड्यूल 1 के अंदर ये तीनों लॉज जो थे वो डाले गए। और उसके बाद मामला जो है वो एक पटिशन की सूरत के अंदर एक FBLE साहब थे, रिटायर्ड ब्रिगेडियर थे, उनकी सूरत के अंदर मामला हाई कोर्ट से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट के 5 मेंबर्स बेंच ने 5 चीज़ें जो है उस वक्त होल्ड की। एक, उन्होंने कहा कि ये जो लॉ बनाए गए हैं ये इनकंसिस्टेंट जो है वो आपके आर्टिकल 8 नहीं है, ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की वायलेशंस नहीं है, सिविलियंस को ट्राई किया जा सकता है, ये कोई फंडामेंटल राइट की वायलेशंस नहीं है, और जहां तक अपील की बात है आप हाई कोर्ट के अंदर जो है आर्टिकल 199 को इन्वोक कर सकते हैं। उसके बाद आदिल ये मामला जो है 50 साल इस मुल्क के अंदर एक कंसिस्टेंट प्रैक्टिस जो थी वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की इन सिविलियंस या रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स के ऊपर रही, और जो दुनिया भर के अंदर है कि दुनिया भर के अंदर मिलिट्री लॉज भी हैं, उनकी वायलेशंस के ऊपर लोगों को ट्राई भी किया जाता है। और स्पेशली 35 ममालिक ऐसे हैं जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ भी हैं या हमारे जो आपके खित्ते के दूसरे ममालिक जो हैं उनके अंदर मिलिट्री कोर्ट्स हैं, और उसी को प्रैक्टिस को पाकिस्तान के अंदर फॉलो किया गया और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है उसके ऊपर कंसिस्टेंट रही। उसमें 5 मेंबर्स बेंच भी है, 7 मेंबर्स भी आया, आपके सामने 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी आई जब आर्मी पब्लिक स्कूल का आया, उस वक्त पाकिस्तान का जो एक मेंबर्स थे तकरीबन फुल कोर्ट था, उसने इन अमेंडमेंट्स को इंडोर्स भी किया। अब अगर उस कॉन्टेक्स्ट से हम बाहर निकल आए तो उसके बाद जो 23 अक्टूबर को ये जजमेंट आई है जिसकी तरफ आपने हवाला दिया है, और ये मामला जो है इसके 6-7 बड़े सीरियस लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल रिप्रिकॉशंस है। नंबर 1 ये है कि अगर पाकिस्तान का कोई भी रेगुलर फोरम जो है क्रिमिनल मैटर्स को टेकअप कर लेता है तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स जो है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन जो है उससे जुडिशियल रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करती हैं। यानी कि अगर मामला जो था वो एंटी टेररिज्म कोर्ट ने या पाकिस्तान के मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर चला गया था तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर 184(3) की जो पटिशन थी उसको अगर लाया गया है तो उसकी मेंटेनेबिलिटी के ऊपर उसे स्टॉप कर देना चाहिए था। दूसरा उस चीज़ के अंदर यह है कि आपने उस प्रोसेस को रोका कि जिस प्रोसेस को आपने आर्टिकल 8 के अंदर पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोटेक्शन दी हुई और शेड्यूल 1 के अंदर तीनों लॉज हैं।
तीसरा, आपने उस जजमेंट से वायलेट किया। आपके 5 मेंबर्स की जो आपकी फैसला आया उसमें से 4-1 से आया जो 23 अक्टूबर था। और आज के जो मौजूदा चीफ जस्टिस है जस्टिस याह्या अफरीदी साहब, उन्होंने डाइसेंट किया और डाइसेंट इस बुनियाद पे किया और बिल्कुल लीगल था कि अगर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट इक्वल बेंच जो है यानी कि 5 मेंबर्स बेंच अगर कोई फैसला कर चुके, दूसरा 5 मेंबर बेंच जो है वो उसका नहीं कर सकता। अगर उन्होंने डाइसेंट करना है तो वो चीफ जस्टिस को रिक्वेस्ट करेंगे कि इससे लार्जर बेंच बनाए। लेकिन जल्दी थी उस मामले के अंदर। अगर आप उन प्रोसीडिंग्स को देखें जो 21, 22 या 23 अक्टूबर को आई थी, तो सुप्रीम कोर्ट के उस 5 मेंबर्स बेंच में 4-1 से वो फैसला आया और एक हेस के अंदर आया। और ना आर्टिकल 8 को आपने स्ट्राइक डाउन किया, बल्कि सीधा आप जो है वो वायरिस पे चले गए और आपने जो दोनों अमेंडमेंट 68 थी उनको अल्ट्रा वायरिस कर दिया। फिर उसके बाद आप ये देखें कि आपके एंटी टेररिज्म लॉ के अंदर 7 दिन के अंदर जो है वो ट्रायल चलान सबमिट हुए, वो भी आपके सामने। फिर आपके सामने प्रोसिक्यूशन का एक्सपोजर होना, फिर आपके सामने जजेस का जो है वो इसके अंदर ये है कि अगर प्रोसिक्यूशन डिले कर रही है या डिफेंस कर रही है तो जज को भी तो एक्टिव होना चाहिए ना, उसकी भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। फिर उसके बाद आप ये देखें कि उसको जब 23 अक्टूबर तक आपकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं जी आप इन ट्रायल को जो है वो किसी कंक्लूजन की तरफ नहीं लेके जा सकते, और उसका रिजल्ट ये निकला जो 103 लोग थे वो स्टेलमेट के अंदर चले गए। हो सकता है उनमें से कोई इनोसेंट हो सकता है कि उनके अंदर सजा या पनिशमेंट इसके रिव्यू में क्या अमर माने, क्या रुकावट है, हर्डल और हिंड्रेंस है क्या जो अब रिव्यू? उसके बाद ये है कि चूंकि 184(3) के नीचे गया था तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के मुताबिक उससे एक बड़ा बेंच जो है वो बना और उस बड़े बेंच ने उस जजमेंट को सस्पेंड कर दिया। अब उस सस्पेंशन के बाद जो है जो आपके दोनों लॉज हैं जो 68 के हैं 2D12 और सेक्शन 59 जो है जो सिविल ऑफेंस को डील करता है वो रिवाइव तो कर गए हैं। यानी कि अब कोई ऐसा शख्स अगर इन मिलिट्री लॉज की वायलेशन करता है या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ही करता है, आप उसे ट्राई कर सकते हैं और उसे सजा भी दे। लेकिन वो जो 103 लोग थे उनकी हद तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप उसको जो है वो नहीं चला सकते, यानी कि आप उनकी सजा को अनाउंस नहीं कर सकते। अगर उससे कम है तो आप रिलीज करें, और उसमें गवर्नमेंट ने कुछ कम भी करके रिलीज भी कर दिए। अब 2 मैं समझता हूं जजमेंट। एक उससे पहले इंपॉर्टेंट है कि जब आपकी मिलिट्री कोर्ट्स बनी 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर जो आपका एपीएस का इंसिडेंट आया तो तकरीबन 250 से पौने 300 अपील जो हैं जहां पे पेशावर हाई कोर्ट ने उन सेंटेंसेस को सेट असाइड किया वो 2019 से पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर हैं। तो ये आप लेवल 1 ये भी देख लें कि आपके मुल्क के अंदर एक इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, पूरी पार्लियामेंट इकट्ठी हुई, 21वीं आईनी तरमीम उसके ऊपर आई, उसके नीचे लोगों को ट्राई किया गया और वो ट्राई करने के बाद आज भी जो है उनका फेट डिसाइड सुप्रीम कोर्ट ने किया। अब इसको आपने 13 दिसंबर को आपने उस जजमेंट को सस्पेंड किया और आज हम जो है वो हम नवंबर के अंदर चले गए, यानी कि 1 साल हो गया है। तो मैं ये समझता हूं कि इतने जो इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं उनको इधर वे डिसाइड होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के नीचे रहते हुए, ताकि उन चीजों से अंदर लोग जो है ना उसे पॉलिटिकल इस्तेमाल करें। आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए ये है कि क्रिमिनल मैटर्स है, इसके लिए अटॉर्नी जनरल को चाहिए, फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए कि वो उसके अंदर जाए कि जी एक आपका प्रोसेस था, उस आपने प्रोसेस को रोका हुआ है कि आप जजमेंट को अनाउंस नहीं करते। और बड़ी इंटरेस्टिंग है लीगली आपको आदिल बताऊं कि पाकिस्तान का जो मिलिट्री लॉज है उसके अंदर आपका कानून शहादत भी अप्लाई होता है, आप अपनी मर्जी का लॉयर भी कर सकते हैं, आपके क्रिमिनल प्रोसीजर कोड भी अप्लाई इसके अंदर होता है, आप अपने लिए एविडेंस भी ला सकते हैं, आप अपनी मर्जी का लॉयर भी कर सकते हैं। आप उसके बाद ये है कि आप जो डिफेंस के लिए जितना टाइम लेना चाहें वो भी ले सकते हैं और आपके ऊपर कोई कंपल्शंस नहीं है। और उसके बाद ये है आपके पास 5 फोरम्स अवेलेबल हैं, यानी कि अगर ट्रायल कोर्ट से आपको मिलिट्री सजा होती है, क्योंकि लॉ के अंदर दुनिया भर के अंदर मिलिट्री कोर्ट में आप वो इंटरनली मिलिट्री कोर्ट की अपील भी 92 से प्रोवाइडेड है आर्मी चीफ के नीचे। हाई कोर्ट के अंदर आप 199 में भी जा सकते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की 185 को भी इन्वोक कर सकते हैं और उसके बाद आर्टिकल 188 के नीचे रिव्यू भी कर सकते हैं। और ये पाकिस्तान की एक एस्टैब्लिश सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की प्रैक्टिस रही है। अब उसके होते हुए एक ऐसा मामला जो नेशनल सिक्योरिटी का था उसको हमने पॉलिटिकल कंटेस्ट के करके एक पॉलिटिकल कंफ्यूजन क्रिएट की और उस क्रिएशंस की वजह से आपकी जो नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज हैं या आपका पूरा जो एक प्रोसेस है जिसे एक अर्ली इंस्टेंट जस्टिस की तरफ जाना था उसका एक क्वेश्चन मार्क आ गया। और मेरा ख्याल है कि ये बहुत सारे लोगों के लिए एक सवालिया निशान है।